हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। पहला न्यूज आर्टिकल देखिएगा। इजराइल इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट ईरान एंड हैज लॉन्च्ड अ ग्राउंड ऑफेंसिव अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन लेबनान। ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, तो इसी पे चर्चा करेंगे। पहले इजराइल इज वेजिंग अ वॉर। देखिए, वॉर के लिए वेज शब्द का यूज करते हैं। ये क्लोज टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लेना। युद्ध लड़ने के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? वेज। कई बार होता है ना कि अपने को पता ही नहीं होता कि इस शब्द के साथ यही शब्द आएगा, तो वो हम क्लोज टेस्ट में वहां पे थोड़ा सा मात खा जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि वेजिंग का प्रयोग आप करेंगे। तो इजराइल इज वेजिंग, इजराइल जो है वो वेज कर रहा है, मतलब युद्ध लड़ रहा है। ठीक है। वेज का मतलब है फाइट। वेज का मतलब क्या है? फाइटिंग, फाइट कर रहा है। ठीक है। वेज का मतलब है कैरी ऑन कर रहा है, या इसको हम कहेंगे कंडक्ट कर रहा है। तो इजराइल जो है वो युद्ध लड़ रहा है अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। एंड हैज लॉन्च्ड अ ग्राउंड ऑफेंसिव, और इसने मैदानी स्तर पर, जमीनी स्तर पर, ऑफेंसिव मतलब असोल्ट को बोलते हैं, आक्रमण को बोलते हैं, हमले शुरू कर दिए हैं। असोल्ट या अटैक। ठीक है। अगेंस्ट हिजबुल्लाह, किसके खिलाफ? हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो अगेंस्ट तो प्रेपोजिशन है, हिजबुल्लाह इसका ऑब्जेक्ट है, और इन लेबनान, लेबनान में ये एडवर्ब है, जगह की बात कर रहा है। तो यहां तक फिर समझ लो। क्या कह रहा है? इजराइल जो है उसने, वो युद्ध लड़ रहा है ईरान के खिलाफ। एक बात, इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि एंड हैज लॉन्च्ड, और इसने क्या किया है? लॉन्च कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लॉन्च क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है, जमीनी स्तर पर इसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और किसके खिलाफ? हिजबुल्लाह के खिलाफ। कहां पे? लेबनान में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इससे आगे देखिए आप। आगे कह रहा है कि भाई गाजा डिस्पाइट अ सीज फायर। डिस्पाइट जो होता है वो प्रपोजिशन होता है, और डेस्पाइट के बावजूद का मीनिंग देता है। डेस्पाइट एक प्रपोजिशन है, के बावजूद का ये मीनिंग देता है ना। और इसका मतलब ये है कि आप विरोधाभासी बातें बता रहे हो, तो इसके बावजूद कि एक सीज फायर हो रखा है इसके साथ। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। इसके लिए शायद मैंने पहले बता रखे हो आपको, वर्ड्स लिख लीजिए, नहीं बता रखे हो तो आर्मिस्टिस कह सकते हो, या ट्रूस कह सकते हो। आर्मिस्टिस या ट्रूस कहा जा सकता है। तो एक सीज फायर के बावजूद, कंटिन्यूज, अब ये गाजा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये जारी रखे हुए है। क्या? विटनेस करना। विटनेस का मतलब एक्सपीरियंस करना, सामना करना, ये मतलब है विटनेस का, अनुभव करना। ठीक है। तो इसने जारी रखे हुए है क्या करना? विटनेस करना, एक्सपीरियंस करना, या अंडरगो करना भी कह सकते हो। तो इसने अंडरगो करना या एक्सपीरियंस करना जारी रखे हुए है, ये है अंडरगो, या इसे हम कहेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है। इजरायली असोल्ट्स, इजरायली हमले, वाइल सेटलर वायलेंस गोज ऑन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। जबकि जो सेटलर वायलेंस, सेटलर का मतलब होता है कॉलोनिस्ट, उपनिवेशिक जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉलोनिस्ट कह दीजिए, उपनिवेश कह दीजिए। तो सेटलर वायलेंस जो जो हिंसा, सेटलर वायलेंस मतलब जो कॉलोनी है ना, उसके द्वारा जो हिंसा भड़काई जा रही है, मतलब इसको आप यूं कह सकते हो कि जो उपनिवेश है, औपनिवेशिक जो हमला है, उसकी बात ये कर रहा है। ये जो चीज है, वेस्ट बैंक में जो बसने वाले लोग हैं, यूं कह दीजिए चाहे, गोज ऑन इन दी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ऑक्यूपाइड का मतलब है अधिकृत कह सकते हो, अधिग्रहित कह सकते हो, जिस पर अधिकार कर रखा है वो कह सकते हो। तो ऑक्यूपाइड का मतलब लिखेंगे कंट्रोल्ड है, सीज्ड है। ये सीज्ड, जो जब्त किया गया है, सीज्ड। कंट्रोल्ड, इस पर अधिकार वेस्ट बैंक पर। तो वेस्ट बैंक में जारी है, और वेस्ट बैंक में ये जारी है, सेटलर वायलेंस जारी है, मतलब जो वहां पर बसने वाले लोग हैं उन पर हिंसा जो है वो जारी है, यूं कह रहा है। यहां तक की बात दोबारा करेंगे, गाजा से देख लीजिए। गाजा विटनेस, सॉरी, गाजा डिस्पाइट अ सीज फायर, गाजा सीज फायर के बावजूद, इसके पास, इसके साथ एक युद्ध विराम संधि हो रखी है, इसके बावजूद भी लगातार ये इजरायली हमले झेल रहा है। गाजा की वर्ब कंटिन्यूज है,
विटनेस कर रहा है, किसको विटनेस कर रहा है? ये इन्फिनिटिव जो है टू विटनेस, इसकी ऑब्जेक्ट है इजरायली असॉल्ट्स। वाइल सेटलर वायलेंस गोज ऑन इन दी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। हालांकि जो सेटलर वायलेंस है, सेटलर वायलेंस का मतलब हो गया कि जो क्या कहें आप, जो वहां पे बसने वाले लोग हैं, वो जो हिंसा है वो अभी भी जारी है। कहां पर? ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, जहां पर इसने अधिकार कर रखा है उस वेस्ट बैंक में। फॉर इजराइल, इजराइल के लिए द मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। कह रहा है कि इजराइल के लिए, ये फॉर प्रपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, जो मिलिट्री ऑप्शन है, सैन्य विकल्प है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, ये नहीं है, नॉट एडवर्ब है। क्या लास्ट ऑप्शन नहीं है? ये अंतिम ऑप्शन नहीं है। लास्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं और फर्स्ट का ऑपोजिट है लास्ट, तो ये भी ऑर्डिनल नंबर हुआ। तो सॉरी, मिलिट्री ऑप्शन है वो अंतिम ऑप्शन नहीं है, बट द फर्स्ट ऑप्शन, बल्कि पहला ऑप्शन है। यहां भी देखो दे लग रखा है क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है। ये किसने कहा है? ये गिडियोन लेवी ने कहा है। ये कौन है? इजराइल के जर्नलिस्ट हैं और लेखक हैं। इन्होंने कहा है कि अंतिम ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन है। इन अ फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन, फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन तो नाउन है और फ्री व्हीलिंग इसका एडजेक्टिव हो गया, लिख लीजिएगा। तो ये फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन होता है एक अनौपचारिक बातचीत। फ्री व्हीलिंग जो है, आप इसको अनौपचारिक कह सकते हो, कैंडिड कह सकते हो, एकदम मुखर बातचीत कह सकते हो, मतलब एकदम मुक्त रूप से, कैंडिड या इनफॉर्मल, अनौपचारिक, एकदम खुलकर जो बात की उस बातचीत में, इनफॉर्मल। तो इस बातचीत में द हिंदू के साथ इन्होंने बात की, तो मिस्टर लेवी ने कहा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या कहा कि ये कंजंक्शन लगा दो यहाँ पे दैट, कि इजराइल्स मिलिट्रिज्म, कि इजराइल का जो सैन्यवाद है इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये सैन्यवाद की वर्ब है, ये मिलिट्रिज्म सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, ये एडवर्ब हो गया। डिस्ट्रक्टिव जो है वो एडजेक्टिव हो गया। ये बहुत ही विनाशकारी है। एंड इट ऑल्सो शेप्स द माइंडसेट ऑफ पीपल, और ये लोगों की जो मनोवृत्ति है, माइंडसेट है, उसको भी शेप करता है इन दिस कंट्री, इस देश में। माइंडसेट का मतलब मनोवृत्ति, जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनका एक प्रकार से मेंटलिटी है, उनका जो एटीट्यूड है, तो मनोवृत्ति, मेंटलिटी, आउटलुक, ये इसका मतलब है। ये इसको भी शेप करता है। यहां तक मैं समझा दूं आपको। यहां से देखिए, इजराइल के लिए जो सैन्य विकल्प है वो अंतिम विकल्प नहीं है, बल्कि पहला विकल्प है। ये बात गिडियोन लेवी ने कही, और ये इजराइल के जर्नलिस्ट और ऑथर हैं। एक इन्होंने द हिंदू के साथ, द हिंदू अखबार का नाम है, वैसे भी द, हालांकि ये साथ में लगा हुआ है ही इसमें, वैसे अखबार के नाम से पहले द लगता है, हालांकि इसने तो अखबार का नाम ही द हिंदू रख रखा है। तो फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन में, एक मुक्त या मुखर बातचीत में हिंदू के साथ, मिस्टर लेवी ने कहा कि इजराइल का जो सैन्यवाद है वो बड़ा ही विनाशकारी है, और इसका इट ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, और ये वहां के लोगों की, जो इस देश के लोग हैं, उनकी मनोवृत्ति को शेप करता है, आकार देता है। ठीक है, आएंगे दूसरे न्यूज आर्टिकल पर। पढ़ो देखें। क्या कह रहे हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस रिमेन, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये बने हुए हैं, ये वर्ब हो गई। एट रिस्क, कहां पर? खतरे में है। एट रिस्क को आप एट स्टेक भी कह सकते हो। एट रिस्क जो है, इसको अगर तुम दूसरे किसी चीज से रिप्लेस करना चाहो तो इसको एट स्टेक भी कहा जा सकता है। ये होता है खतरे में। तो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो खतरे में हैं फॉर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। किसके चलते? न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है यहाँ पे, परमाणु संघर्ष हो सकता है, ये खतरा है। ये किसके अकॉर्डिंग है? एनुअल ट्रीट असेसमेंट फॉर ऑफ द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी प्रेजेंटेड टू द यूएस सीनेट ऑन वेंसडे। वेंसडे को ये पर्टिकुलर डे हो गया। इस दिन, इसमें मतलब इसके अकॉर्डिंग ये बात है। इन्होंने कहा है कि ये अभी भी खतरे का विषय है। तो कह रहा है कि अमेरिका खुफिया समुदाय जो है, अमेरिका खुफिया समुदाय जो है, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है, उसके द्वारा जो एक आकलन रिपोर्ट दी गई है सीनेट में, जो यूएस में सीनेट में जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है बुधवार को, इसके अकॉर्डिंग क्या है, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है परमाणु संघर्ष के खतरे में बने हुए हैं, ये कह रहा है। फिर समझ लो,
भाई इसने यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है, यूएस खुफिया समुदाय जो है, इसने यूएस की सीनेट में एक आकलन रिपोर्ट दी है, असेसमेंट दिया है, एनुअल थ्रेट असेसमेंट, मतलब वार्षिक खतरे का आकलन, एनुअल वार्षिक थ्रेट खतरा असेसमेंट आकलन, है ना। इसके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के चलते, मतलब कहें कि अभी भी इन पर क्या है, संबंध जो है परमाणु संघर्ष के खतरे में बने हुए हैं, यूं कह सकते हो कि खतरे में बने हुए हैं इनके संबंध। अकॉर्डिंग टू द 34 पेज रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू तो एक फ्रेज इसका मतलब के अनुसार होता है, 34 पेज रिपोर्ट में 34 तो आपको पता लग गया कि नंबर है, ठीक है। पेज जो है वो क्या है, नाउन है, और रिपोर्ट क्या है, ये भी नाउन है। तो जब नंबर प्लस नाउन की घटना होती है तो बीच वाली नाउन है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है, बताया हुआ है मेरा। तो 34 पेज रिपोर्ट में ये जो पेज है वो एक वचन आएगा। तो 34 पेज की जो रिपोर्ट है, दो इंडिया एंड पाकिस्तान डू नॉट सीक टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि भारत और पाकिस्तान जो है वो डू नॉट सीक टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट, इनकी ये चाहत नहीं है, सीक का मतलब चाहना, तलाश करना, है ना। तो ये नहीं चाहते हैं कि भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो, ये यहाँ पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट, खुले संघर्ष की तलाश नहीं है इनको। हालांकि भारत और पाकिस्तान जो है वो अभी नहीं चाहते हैं, सीख का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना कि भी खुला संघर्ष हो, कंडीशंस एग्जिस्ट, तो कह रहा फिर भी जो स्थितियां हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो अभी अस्तित्व में हैं, करंट में हैं, फॉर टेररिस्ट एक्टर्स, कि जो आतंकी लोग हैं, टू कंटिन्यू टू क्रिएट कैटलिस्ट फॉर क्राइसिस, कि वो लगातार संकट जो है उसके उत्प्रेरक बने हुए हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं उत्प्रेरक को बोलते हैं। कैटलिस्ट जो शब्द है इसका मतलब है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब आप कह सकते हो कि ये ट्रिगर है, ये एक प्रकार से स्पार्क है, चिंगारी का काम कर सकते हैं। ये ट्रिगर है, ये स्पार्क है, ठीक। फिर समझ लो, अकॉर्डिंग टू द 34 पेज रिपोर्ट, 34 पेज की रिपोर्ट के अनुसार दो जो है वो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो विरोधाभासी हो और दोनों एक दूसरे का विपरीत बातें करते हो, ठीक है। और दो या ऑल दो के साथ हम यट या कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ का कॉमा लग रखा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहते हैं ओपन कॉन्फ्लिक्ट, खुला संघर्ष नहीं चाहते हैं, फिर भी स्थितियां एग्जिस्ट करती हैं, किसके लिए, कि टेररिस्ट एक्टर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे ऐसे उत्प्रेरक, मतलब क्रिएट करेंगे, ये स्पार्क, चिंगारी क्रिएट करेंगे, किसके लिए, क्राइसिस के लिए। क्राइसिस का मतलब हो गया इन संकटों के लिए। क्राइसिस जो है वो सिंगुलर है और क्राइसिस जो है ये प्लूरल है, ठीक है। करो देखिए। देखो, 22 India bound vessels in the Persian Gulf region have been identified for evacuation and safe passage through the Strait of Hormuz by the Indian government। एक सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पे। तो 22 इंडिया बाउंड वेसल का मतलब क्या है, कि जो भारत की तरफ उन्मुख, इंडिया डायरेक्टेड कह सकते हो। इंडिया बाउंड का मतलब है जो भारत के लिए ही जाने वाली है ना, ये मतलब है इसका बाउंड का। तो भारत की तरफ उन्मुख कह सकते हो। तो यहां पे कह रहा है कि भारत आने वाले जो 22 जहाज हैं, वेसल क्या होता है, वेसल जहाज को बोलते हैं। वेसल का मतलब शिप होता है, बोट होता है, क्राफ्ट होता है, कैरियर होता है, तो इसको शिप कह दीजिए यहाँ पे। शिप को, बोट को, जैसे एयरक्राफ्ट होता है ना, तो ये भी एक क्राफ्ट ही है, जहाज। तो 22 जो हैं इंडिया आने वाली, बाउंड का मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टेड, मतलब इस दिशा में आने वाली जो जहाजें हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। इन द पर्शियन गल्फ रीजन, कहां पर, इस क्षेत्र में, ये पूरा एडवर्ब हो गया कि नहीं, ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है आपको जगह, इस क्षेत्र में। हैव बीन आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की गई है, ये वर्ब हो गई, किसकी, इस इंडिया बाउंड वेसल्स की, ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हो गई क्या, हैव बीन आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की गई है। ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, किसकी पहचान, इवैक्यूएशन की। इवैक्यूएशन का मतलब होता है बचाव करना, खाली करवा देना, इवैक्यूएशन का मतलब ये है। तो इवैक्यूएशन का रिमूवल, विड्रॉल, रेस्क्यू, ये सब मतलब है। रेस्क्यू कह सकते हो, विड्रॉल कह सकते हो,
रिमूवल कह सकते हो, मतलब जहां पे लोग हैं उनको वहां से हटाओ और कहीं दूसरी जगह भेज दो, खतरे की जगह से खाली करके, उसको इवैक्यूएट कहते हैं। और ये प्रोसेस है इवैक्यूएट का, इवैक्यूएशन नाउन है ना। तो ये विड्रॉल है, या फिर आप इसको कहेंगे क्या, रिमूवल। एंड सेफ पैसेज, सेफ एंड सुरक्षित रास्ता थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब इसमें से होकर, बाय द इंडियन गवर्नमेंट मतलब हो गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गई होगी बात, कि फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, वहां भारत में आने वाले 22 जहाज जो है उसकी पहचान भारत सरकार द्वारा मतलब इस माध्यम से सुरक्षित मार्ग के लिए की गई है। 22 जो भारत आने वाले जहाज हैं इस क्षेत्र में, उनकी पहचान की गई है इवैक्यूएशन के लिए, कि इनको रेस्क्यू किया जाएगा और सेफ पैसेज प्रदान किया जाएगा, इस माध्यम से भारत सरकार द्वारा इनकी पहचान की गई है, ये कहना चाह रहा है। तो इंडिया बाउंड वेसल जो दे रखा है 22, ये तो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव बीन आइडेंटिफाइड, पैसिव मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इन 22 भारत आने वाली जहाजों को आइडेंटिफाई किया गया है, कहां पर, इस क्षेत्र में, किस लिए, इवैक्यूएशन के लिए और सेफ पैसेज के लिए। किस माध्यम से, तो थ्रू प्रेपोजिशन हो गया, थ्रू आपका हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इस माध्यम से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से, किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऑफ दीज, इनमें से, ऑफ दीज 20 वेसल्स हैव बीन असेस्ड, इनमें से 22 जो हैं, इनमें से 20 जो वेसल्स हैं, ये सब्जेक्ट, 20 जो जहाजें हैं, हैव बीन असेस्ड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मैन वर्ब दे रखी है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, पैसिव वही से प्रेजेंट परफेक्ट का। इनका असेसमेंट किया गया है, इनका मूल्यांकन किया गया है। असेस का मतलब है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। ठीक है, असेस जो शब्द है इसका मतलब क्या है, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना। एनालाइज करना भी कह सकते हो, इनका विश्लेषण किया गया है, एनालाइज्ड, इवेल्युएटेड। एज क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब है इंपॉर्टेंट, भाई इनका मूल्यांकन इस रूप में किया गया है कि ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है भारत के एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। कैरिंग, कैरी करते हुए, कुछ सम मतलब एक इंडेफिनिट मात्रा बता रहा है, 2.15 लाख मैट्रिक टन किसकी, एलएनजी की, लिक्विफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस, और 3.21 लाख टन किसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, और 16.76 लाख टन किसका, क्रूड ऑयल का। तो इनमें से 20 जो जहाज है ना, उनका ऐसे मूल्यांकन किया गया है, इसका विश्लेषण किया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एज लग रहा है, ये एज जो है प्रिपरेशन का काम करेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि किसके लिए। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है किसके लिए, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और ये लेकर आ रही है, कैरी कर रही है इतना 2.15 लाख मैट्रिक टन तो एलएनजी, 3.21 लाख टन एलपीजी, और 16.76 लाख टन क्रूड ऑयल कच्चा तेल। दीज वेसल्स, ये जो जहाजें हैं, ये जो शिप्स हैं, आर बोथ, ये वर्ब हो गई, ये दोनों हैं, बोथ के साथ एंड लग रहा है, इन पर दोनों झंडे लगे हुए हैं, भारत का फ्लैग भी है और फॉरेन फ्लैग भी है, विदेशी झंडा भी है, भारत का फ्लैग भी है। वैसे फ्लैग का मतलब मार्क करना होता है, चिन्हित करना, लेकिन यहाँ पे ध्वज से मतलब है, झंडे से मतलब है। बट ऑल आर बाउंड, लेकिन सारी की सारी, ये ऑल जो है प्रोनाउन है भाई, ऑल के बाद अगर आप नाउन देखते हो तो डिटर्मिनर इसको कह सकते हो, और ऑल के बाद नाउन नहीं है तो इसको प्रोनाउन कहना पड़ता है। तो ये प्रोनाउन है, ये इसकी वर्ब है। ये बाउंड है, बाउंड है मतलब डायरेक्टेड है, वही निर्देशित हैं, या फिर कहें कि दिशा, इस दिशा में है, इंडिया मतलब है भारत के लिए ही, भारत के लिए ही आएंगी, भारत के लिए ही निकली हैं, ये कहना चाह रहा, सारी की सारी जो है भारत की तरफ ही आने वाली हैं। नंबर 4, a couple of hours after Tilak Verma held the catch that crowned India T20 World Cup winners for an unprecedented third time, head coach Gautam Gambhir arrived with Surya Kumar Yadav, who was proudly holding the trophy to discharge his media responsibilities. यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। A couple of hours after मतलब 1-2 घंटे के बाद, couple of का मतलब होता है इक्का दुक्का, 1-2 घंटे के बाद, किसके बाद, ये कंजंक्शन हो गया, इस घटनाक्रम के बाद। घटनाक्रम ये हुआ कि तिलक वर्मा जो है, इसने होल्ड किया, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म में वर्ब आ गई, कैच, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसने कैच लिया, और वो जो कैच है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसने ताज पहनाया भारत को T20 वर्ल्ड कप विनर्स। तो भारत जो है T20 वर्ल्ड कप विनर बन गया इसके लेते, फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड, और ये किसके लिए, एन अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टाइम। अनप्रेसिडेंटेड होता है अनफोर्सीन, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, अनफोर्सीन, ठीक है, और ये अभूतपूर्व तीसरी बार भारत विजेता बना है। इसके बाद हेड कोच जो हैं
गौतम गंभीर अराइव्ड, गौतम गंभीर सब्जेक्ट, अराइव्ड वर्ब, ये पहुंचे सूर्य कुमार यादव के साथ। हु रिलेटिव प्रोनाउन ये सूर्य कुमार यादव के लिए है, जो कि प्राउडली होल्डिंग, जो बड़े गौरवान्वित होकर होल्ड कर रहे थे, इन्होंने थामी हुई थी ट्रॉफी। किस लिए ये पहुंचे? डिस्चार्ज करने के लिए, ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य से आए ये बता रहा है पर्पस आपको। किस उद्देश्य से आए? उद्देश्य था इनका डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज करना मतलब है कैरी आउट करना, परफॉर्म करना। डिस्चार्ज करना मतलब ये है, मतलब अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आए। डिस्चार्ज का मतलब ये है, कर्तव्य निर्वहन के लिए डिस्चार्ज शब्द का यूज है। परफॉर्म कह सकते हो, कैरी आउट कह सकते हो, एग्जीक्यूट कह सकते हो। आप इसे कैरी आउट भी कह सकते हो, आप इसे एग्जीक्यूट भी कह सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या? अपनी मीडिया जिम्मेदारियां, मीडिया की जिम्मेदारी निभाने के लिए, मीडिया में कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, वहां पे सवाल जवाब करने के लिए, उत्तर देने के लिए सवालों के। ये यहां तक देखिए, अ कपल ऑफ आवर्स आफ्टर, मतलब कुछ घंटों के बाद, किसके बाद? जब तिलक वर्मा ने कैच ले लिया। मैंने आफ्टर को कंजंक्शन क्यों कहा? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, और वो कैच जिसने भारत को तीसरी बार, अभूतपूर्व है ये घटना, तीसरी बार T20 का वर्ल्ड का विनर बना दिया। हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे सूर्य कुमार यादव के साथ, बीच में रिलेटिव क्लोज है, सूर्य कुमार यादव ने बड़े गौरवान्वित होकर, प्राउडली एडवर्ब है, ट्रॉफी थामे हुए थी। ठीक है, और ये किस लिए पहुंचे थे? इसलिए डिस्चार्ज करने के लिए अपनी मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्पाइट द लेटनेस ऑफ द आर, अब इसके बावजूद, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट के साथ ओव नहीं आता है, बता रखा है मैंने पहले। इसके बावजूद की जो लेटनेस है, लेटनेस मतलब डिले, देरी, ऑफ द आर संडे हैड गिवन वे टू मंडे। अब चूंकि समय में देरी हो गई थी, इस आर का मतलब टाइम है, समय में देरी के चलते संडे जो है हैड गिवन वे टू मंडे, संडे चेंज हो गया था मंडे, मतलब आधी रात के बाद की बात है, 12 बजे बाद की बात है। संडे जो है उसने जगह दी थी मंडे को, मतलब कहें कि संडे चेंज हो गया था मंडे में, संडे को ये मैच हुआ और मंडे आ चुका था। उसके बावजूद भी देयर वॉज, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, देयर हमेशा एडवर्ब होता है, इन्वर्जन लगेगा तो देखो क्रिया पहले और कर्ता बाद में। कोई संकेत नहीं था रेस्टलेसनेस का, मतलब बेचैनी का, या खीज या चिड़ का, इरिटेशन होता है खीज या चिड़। अमंग्स देयर यूजुअली रेस्टलेस, किसके बीच? सामान्यतया जो बेचैन रहते हैं और चिड़चिड़े रहते हैं, मीडिया कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या है? कॉप्स का मतलब है जो समूह कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, टीम कह सकते हो, जो समूह है, ग्रुप है, टीम है। ठीक है, तो कह रहा है कि नो साइन, साइन जो है वो नाउन है और नो डिटर्मिनर होता है हमेशा ही, ये डिटर्मिनर है। तो कोई संकेत नहीं था रेस्टलेसनेस का या इरिटेशन का, कोई मतलब रेस्टलेसनेस का मतलब अनइजीनेस नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बेचैनी नहीं थी, अनइजीनेस। ठीक है, और इरिटेशन जो होता है इसका मतलब है अनोयंस नहीं था, फ्रस्ट्रेशन नहीं था, कोई कुंठा, कोई खीज, फ्रस्ट्रेशन ये नहीं थी, जो आमतौर पर इनकी टीम में देखने को मिलती है, ये लेखक कह रहा है। ठीक है भाई, तो इसके बावजूद कि काफी लेट हो गई थी, संडे भी मंडे में चेंज हो गया था, कोई साइन नहीं दिखा इन दोनों चीजों का इन मीडिया कर्मियों में, जो कि आमतौर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है इसमें, टुडे ट्रेड इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स। आज, टुडे जो है वो एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। आज जो है ट्रेड जो है, व्यापार है, वो नहीं है नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स। आज अब ये केवल इकोनॉमिक्स की बात नहीं रही, केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, अर्थशास्त्र की बात नहीं है ट्रेड। इट इज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब इंक्रीजिंगली एडवर्ब, और ये मैन वर्ब। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और इज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ के चलो कि ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। इसको आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में? जियोपॉलिटिकल टूल। जियोपॉलिटिकल का मतलब है इंटरनेशनल कह सकते हो आप, जियोपॉलिटिकल वैसे भू राजनीतिक होता है, लेकिन यहां पे आप क्या कह सकते हो? स्ट्रेटेजिक कह दो, इंटरनेशनल कह दो, है ना, रणनीतिक कह सकते हो इसको आप, स्ट्रेटेजिक या इंटरनेशनल कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक, या फिर इसको कहिए इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये एक ऐसा टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, रणनीतिक या अंतरराष्ट्रीय टूल के रूप में। टैरिफ्स आर इम्पोज्ड, कैसे? टैरिफ जो है वो इम्पोज किए जाते हैं, इम्पोज का मतलब है लेवी, जबरदस्ती थोपे जाते हैं। टैरिफ, टैरिफ मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स, आयात कर। किस रूप में? प्रेशर टैक्टिक्स, दबाव की रणनीति, टैक्टिक्स होता है स्ट्रेटजी,
इस रणनीति के रूप में, एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस और आर्थिक निर्भरता ये सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब इज समटाइम्स यूज्ड, अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इसका कई बार इस्तेमाल होता है, समटाइम्स एडवर्ब है यहाँ पे, कई बार इसका इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर। तो टैरिफ्स को थोपा जाता है दबाव की रणनीति के रूप में, और आर्थिक निर्भरता जो है वो कई बार इस्तेमाल होती है स्ट्रेटेजिकली। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर बात करें, कॉन्टेक्स्ट होता है संदर्भ, इस सिचुएशन में बात करें तो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो विश्व व्यापार संगठन का जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग, तो ये जो मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, टू बी हेल्ड, जिसको कि आयोजित किया जाना है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा होना है, ये बताया है मैंने पहले, जिसको कि आयोजित किया जाना है युवांडे कैमरून में, अफ्रीका में पड़ता है ये, और ये डेट है 26 से 29 मार्च 2026 में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये सब्जेक्ट, ये कम्स एट एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण समय पर आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ना, कि इस तरह की ये जो क्या कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्लियर? मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।